हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस द टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर में हम ट्रांसलेशन इन यूकेरियोट्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर है आपको स्टार्टिंग टू एंड देखना है। एक एक चीज, एक एक स्टेप जो है मैंने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है, तो बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है इसके अंदर। सिर्फ आपको स्टार्टिंग टू एंड जो है ये लेक्चर देखना है, ठीक है। सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने इसको कवर किया हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपने YouTube चैनल पे आए हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने एंड्रॉइड ऐप के अंदर शौर्य 1.0 बैच लॉन्च किए हुए अभी लगभग 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर आपको 999 रुपीज के अंदर सारे के सारे 13 यूनिट जो है आपको पढ़ाए जाएंगे और इसके अंदर आपको एंटायर रिफंड गारंटी भी मिलेगा। तो 7 से 10 दिन के अंदर अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है तो एंटायर रिफंड आपको दिया जाएगा। डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लगभग आपके जो स्टूडेंट्स है इसके अंदर वो अराउंड 920 प्लस जो है ये एनरोल हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर्स पे भी आप हमको कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप कर सकते हैं और डायरेक्ट कोर्स ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डायरेक्टली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 999 रुपीज आपको पता है कि बहुत ही कम आपका अमाउंट होगा और इसके अंदर जो कंटेंट आपको मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा शानदार होगा, जो लोग 10 या 12 हजार रुपए लेके भी नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको मेरे कंटेंट से आइडिया आ ही गया होगा कि किस टाइप का मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका फायदा होगा। मेरा और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सिर्फ ये जो लेक्चर है ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो और अपना जो यूट्यूब चैनल है मैक्सिमम बच्चों तक आप उसको पहुंचाओ, तभी जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और इससे शानदार लेक्चर जो है मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगा मेरे साइड से। अभी हम बात करेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम देखा था जिसके अंदर हमने 70S देखा था। 70S आपका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। लार्ज सब यूनिट इज नोन एज 50S एंड स्मॉल सब यूनिट इज नोन एज 30S, ठीक है। तो ये उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। और 50S जो है उसके अंदर 23S rRNA होता है और 5S rRNA होगा एंड लगभग 34 प्रोटीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली इन द केस ऑफ 30S स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, इसके अंदर आपका rRNA होगा 16S वाला और प्रोटीन्स हो गए लगभग 21। इसमें प्रोटीन्स क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमको पता है कि आपका जो राइबोसोम है इट इज मेड अप ऑफ rRNA एंड प्रोटीन्स, ठीक है। इसीलिए आपको rRNA भी देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ साथ प्रोटीन्स भी देखने को मिल रहे हैं। 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम की अगर हम बात करें तो वो बनता है लार्ज सब यूनिट से विच इज 60S और स्मॉल सब यूनिट विच इज 40S। इन दोनों के बाइंडिंग से मेरा 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम बनेगा। 60S के अंदर कौन कौन से rRNA हो गए? 28S rRNA, 5.8S rRNA और 5S rRNA। इसको याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि ये अगर 60S है तो 60S का या फिर 60 का अगर मैं हाफ कर दूं तो वो लगभग 30 आएगा और 30 के अराउंड जो है मेरा 28 आता है, तो ये 28S। 60 का ये 6 जो है मैं पहला लेटर ले लूंगा, ठीक है। तो इसके आसपास कौन सा होगा? 5.8। और 5S जो होता है वो 60S लार्ज सब यूनिट ऑफ यूकैरियोट एंड 50S लार्ज सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट, दोनों के अंदर क्या होगा? कॉमन होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। 5S rRNA इज कॉमन इन बोथ 50S and 60S large subunit of prokaryote and eukaryote respectively, ठीक है। 60S rRNA के अंदर प्रोटीन्स हो गए लगभग 45। वैसे ही हम अगर 40S के बारे में बात करें विच इज स्मॉल सब यूनिट ऑफ योर यूकैरियोटिक राइबोसोम, तो इसका भी वैसे ही मैं ट्रिक लगाता हूं कि 40 को मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 20 आ जाएगा और 20 के आसपास जो मेरा RNA आता है वो है 18S rRNA, ठीक है। प्रोटीन से इसके पास लगभग 30। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। कुछ इंफॉर्मेशन भी है जो हम याद रख सकते हैं, जैसे कि जो नंबर ऑफ राइबोसोम से ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हाउ एक्टिवली द सेल्स आर एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। कोई सेल अगर मान के चलो बिल्कुल ही इन्वॉल्व नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, तो वैसे सेल के अंदर नंबर ऑफ राइबोसोम भी कम होंगे। और कोई सेल है कि जिसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन्स बनाने पड़ रहे हैं, तो ऐसे सेल के पास जो नंबर ऑफ राइबोसोम्स है वो भी ज्यादा होंगे। पार्टिकल साइज ऑफ राइबोसोम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्वेडबर्ग यूनिट, तो ये आपको पता होना चाहिए। इट इज अ मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ अ पार्टिकल
in an ultracentrifuge and thus indirectly a measure of density and size of a particle। ये बोल रहा है कि भाई आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि अगर मैं 60s लार्ज सब यूनिट को 40s स्मॉल सब यूनिट के साथ जोड़ दूं तो भाई ये तो 100s आना चाहिए, आपने 80 क्यों लिखा? क्योंकि ये जो है S जो है इट स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, ये डायरेक्टली मास रिप्रेजेंट नहीं करता है, दिस इज सेडिमेंटेशन रेट। तो अगर मैं एक ट्यूब में 60s लार्ज सब यूनिट लूँ, दूसरे ट्यूब में 40s स्मॉल सब यूनिट लूँ और तीसरे ट्यूब में मैं 60s और 40s को कंबाइन करके आपका 80s यूकैरियोटिक राइबोसोम लूँ, तो मुझे देखने को मिलता है कि अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद उसका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो अलग अलग है, वो अलग अलग टाइम के साथ सेडिमेंट होगा। जैसे कि 1 स्वेडबर्ग यूनिट जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 10⁻13 सेकेंड। तो 1s मैं कब बोलूंगा? जब 10⁻13 सेकेंड लगते हैं कोई चीज को सेडिमेंट होने के लिए। तो इस बेसिस पे 60s 40s 80s हमने निकाला हुआ है। ठीक है, समझ में आया लॉजिक? तो ये मैंने जानबूझकर डाला है इसके अंदर, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ सकता है और न्यूमेरिकल यहां से पूछा जा सकता है। तो 1s इक्वल टू 10⁻13 सेकेंड, ये आपको याद रखना है। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये डायरेक्ट मेजर नहीं है डेंसिटी एंड साइज ऑफ अ पार्टिकल का, ये है आपका इनडायरेक्ट मेजर। तो स्वेडबर्ग यूनिट जो है आपका वो है इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो जितना ज्यादा डेंस होगा आपका सब्सटेंस वो उतने तेजी से सेडिमेंट करेगा। ठीक है, और जितना ज्यादा साइज होगा वो भी ज्यादा सेडिमेंटेशन रेट दिखाएगा। क्लियर है? तक अभी हम बात करेंगे इनिशिएशन स्टेप, इलोंगेशन स्टेप्स एंड टर्मिनेशन स्टेप्स ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। ठीक है, ये था बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग योर यूकैरियोटिक राइबोसोम। इनिशिएशन स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का आपका राइबोसोम है और 60s आपका जो लार्ज सब यूनिट है वो ये है और 40s आपका स्मॉल सब यूनिट है वो नीचे है। सबसे पहला स्टेप इनिशिएशन के अंदर EIF1 binds and block junction between P and E site of 40s, that is small ribosomal subunit. This helps to prevent premature binding of your 60s large subunit with your 40s small subunit in order to form 80s यूकैरियोटिक राइबोसोम। क्यों? क्योंकि भाई हमको जो स्टेप्स है वो रेगुलेटेड मैनर में करवाना है, सिक्वेंशियल मैनर में चलना है। अगर मैं पहले ही 60s को 40s के साथ अगर बाइंड करवा दूं तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अभी तक जो है mRNA भी नहीं है, अभी तक तो आपका इनिशिएटर tRNA भी नहीं है, तो ये बाइंडिंग रोकना पड़ेगा हमको। तो वो रोकने के लिए EIF1 जो है इनिशिएशन फैक्टर, दिस इज यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, ये बाइंड करता है एट द जंक्शन बिटवीन P एंड E साइट। तो P एंड E साइट के बराबर ये बॉर्डर पे बाइंड करेगा। प्रोकैरियोट में हमने देखा था कि IF3 जो है ये बाइंड करता है E साइट पे और वो रोकता था आपके प्रीमेच्योर बाइंडिंग ऑफ 50s एंड 30s को। यहाँ पे EIF1 जो है जंक्शन पे बाइंड करेगा बिटवीन P एंड E साइट ऑफ 40s सब यूनिट और इसके वजह से देयर विल बी prevention in the premature binding of 60s large subunit with your 40s small subunit to form 80s eukaryotic ribosome। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप समझ में आपको। अभी दूसरा स्टेप देखो क्या होगा। EIF1A जो है ये आता है और ये बाइंड कर जाता है A साइड पे, किसके? 40s स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम के, ये बाइंड कर गया। इसके बाद एक और प्रोटीन है जिसको हम बोलेंगे EIF3, इसको हमने बोला है स्कैफोल्ड प्रोटीन। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रोटीन होता है। ये ऐसा प्रोटीन है कि जो ऑल इनिशिएशन फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो EIF3 कैन इंटरेक्ट विद EIF1 ऑल्सो, EIF1A ऑल्सो, फिर बाद में आपका EIF2 आएगा उसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा। तो आपका EIF3 विल इंटरेक्ट विद ऑल इनिशिएशन फैक्टर्स। इसका जो एन टर्मिनल होता है इट इज टूवर्ड्स E साइट, तो ये एन टर्मिनल डोमेन मैंने दिखा रखा है, इट इज टुवर्ड्स E साइट, एंड द C टर्मिनल डोमेन ऑफ EIF3 प्रोटीन इज टुवर्ड्स द A साइट। EIF3 बहुत बड़ा प्रोटीन है, इट इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ राइबोसोम। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा प्रोटीन है और कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा राइबोसोम के साथ। तो राइबोसोम के ऊपर जब ये बाइंड करेगा तो बहुत साइज ऑक्यूपाई करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑलमोस्ट सारे इनिशिएशन फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सबयूनिट ऑफ EIF3 दैट इज EIF3J, तो एक सबयूनिट है EIF3 का। अगर ये बहुत बड़ा प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर सबयूनिट भी बहुत ज्यादा होगी। उसके अंदर सिर्फ हमको एक सबयूनिट पढ़ना है विच इज EIF3J। EIF3J जो है इट इज दिस सबयूनिट इज पार्ट ऑफ योर C टर्मिनल टेल डोमेन ऑफ
सी टर्मिनल डोमेन ऑफ EIF3। तो सी टर्मिनल डोमेन के साथ ये एसोसिएट होता है। EIF3 will contact 40S to define mRNA entry channel। अभी ये mRNA entry channel इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको 40S राइबोसोमल सब यूनिट के अंदर, और यही mRNA एंट्री चैनल के थ्रू आपका जो mRNA है वो पास होता है और बाद में आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी हमने इतना तो देख लिया, अभी हम अगले स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए mRNA एंट्री चैनल जो है वो क्लोज स्टेट में है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में आपका EIF2 बाउंड टू GTP, EIF2 GTP के साथ आएगा और किसको लेके आएगा, इनिशिएटर tRNA विच इज नोन एज मेट tRNA एट पी साइट। प्रोकैरियोट में क्या हो रहा था कि IF2 बाउंड टू GTP आता था और इनिशिएटर tRNA विच इज fmet tRNA उसको पी साइट पे लेके आता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ मैं EIF2 लिखूंगा, इट विल बी ऑल्सो बाउंड विथ योर GTP और वो बाइंड करेगा विथ योर इनिशिएटर tRNA 3' एंड और उसको वो लेके आएगा पी साइट पे। ठीक है, EIF2 bound to GTP interacts with EIF1 and EIF1A for positioning in initiator tRNA at P site। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि EIF2 जो है ये EIF1 के साथ भी बाइंड कर रहा है और EIF2 जो है ये EIF1A के साथ में भी बाइंड कर रहा है, और ये बाइंडिंग के वजह से उसको पता चल जाएगा कि मैं जो इनिशिएटर tRNA को ला रहा हूँ वो बराबर किसके अंदर जाएगा, पी साइट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अभी अगला स्टेप है EIF5 नाम का एक इनिशिएशन फैक्टर आएगा, मेनली आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर आएगा, और वो किसके साथ बाइंड करेगा, EIF1 और EIF2 के साथ, जो कि डायग्राम में दिखा रखा है कि EIF5 जो है EIF1 के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है और EIF2 के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। EIF5 क्या है, इट इज GTPase एक्टिवेटिंग डोमेन, मतलब ये तो इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि ये किसी का GTP हाइड्रोलाइज करेगा। EIF1 and EIF1A induce conformational change in 40S subunit। तो EIF1 और EIF1A ये दोनों क्या करेंगे, it will induce conformational change in 40S subunit which results in opening of mRNA entry channel। तो EIF1 और EIF1A ये दोनों मिलके कन्फर्मेशनल चेंज लाते हैं 40S के अंदर, जिसकी वजह से जो mRNA एंट्री चैनल जो क्लोज स्टेट में है वो ओपन स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन mRNA जुड़ने से पहले वो यूकैरियोटिक mRNA के साथ कुछ अलग स्टेप्स होने चाहिए। तो कौन कौन से स्टेप्स होंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले उसको रेडी करना पड़ेगा, इट शुड बी कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट इनिशिएशन फैक्टर्स, देन इट शुड बी रिग्रुपेड टू योर 40S स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। तो वो करने से पहले ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है हम इसको बोलेंगे 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसी को हम 43S PI से भी बोलते हैं। समझ में आपको लॉजिक? ठीक है, क्लियर तक? ठीक है, यूकैरियोटिक mRNA ऐसा दिखेगा, हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या क्या होगा, 5' कैप होता है, फिर उसके बाद में स्प्लाइसिंग होने के बाद सिर्फ उसके अंदर UTR होगा, 5' UTR, एक्सॉन्स होगा और 3' UTR होगा, और फिर 3' टेल होगा मेरा, वो भी कौन सा, पॉली ए टेल। तो वही है ये 5' कैप दिखा रखा है, फॉलोड बाय योर 5' UTR सीक्वेंस। 5' UTR के नजदीक जो है आपका जो mRNA होता है वो कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी ले लेता है इस तरीके का, जो हम इसको हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या फिर स्टेम लूप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। ये भी कुछ रेगुलेटरी फंक्शन दिखाता है, जैसे कि ट्रांसलेशन जो है ये प्री मैच्योर इनिशिएट ना हो, मुझे एक प्रोटीन रिक्रूट करना पड़ता है जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर पहले तोड़ता है, उसके बाद ही अपना ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि ये डैमेज कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है mRNA को, ये भी कुछ ना कुछ रेगुलेटरी रोल दिखा रहा है आपको। उसके बाद में आता है आपका राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ठीक है, RBS। उसके बाद में आपका कोडिंग सीक्वेंस या कोडिंग रीजन चालू होगा, या फिर इसको हम मेन ORF या ओपन रीडिंग फ्रेम भी बोलेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम AUG स्टार्ट कोडॉन टू योर स्टॉप कोडॉन, इसको हम बोलेंगे मेन ओपन रीडिंग फ्रेम या फिर इसको कोडिंग रीजन भी बोला जाता है। तो स्टॉप कोडॉन के बाद में आपका अगेन 3' UTR आता है विच इज 3' अनट्रांसलेटेड रीजन, जहां से कुछ ट्रांसलेट नहीं होगा। अगेन 5' UTR एंड 3' UTR ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, यहाँ से कोई प्रोटीन नहीं बनता। इसके बाद में हम और 3' UTR अगर स्ट्रेच करें तो लास्ट में आपका 3' टेल आएगा विच इज
नथिंग बट योर पॉली ए टेल। ठीक है, तो अभी ये पॉली ए टेल के ऊपर पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ता है जिसको हम बोलते हैं PAPBC1। PAPBC1 फुल फॉर्म क्या है? पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक 1। ठीक है, और ये PAPB जो है ये न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, तो हमने वो भी डिस्कस किया था जब हमने पॉली एडिनिलेशन देखा था। ठीक है, तो PAPBN वहां पे लिखा था हमने, N फॉर न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी होता है, तो इसको हमने लिखा C1। ये प्रोटीन क्या करेगा? ये रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड करेगा एट 3' टेल। ठीक है, और इसका अगर रोल पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि इसका जो रोल है वो है मेंटेनेंस ऑफ पॉली ए टेल आफ्टर इट सिंथेसिस। तो ये उसको डिग्रेडेशन से बचाएगा फ्रॉम योर 3' टू 5' एक्सो न्यूक्लियस। तो ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा एमआरएनए को। ठीक है, तो पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन जो है सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज कर चुका है आपका पॉली ए टेल, और वो बाइंड भी कर चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप है आपका PAPBC1 विल रिक्रूट EIF4G एट पॉली ए टेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि EIF4G जो है इसको बुलाया गया और ये अभी बाइंड कर रहा है विथ योर पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, EIF4G ये तो बाइंड कर गया। इसके साथ साथ 5' कैप को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए एक और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर होता है विच इज नोन एज EIF4E, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो EIF4E बाइंड करेगा 5' कैप के साथ और EIF4G बाइंड करेगा पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन के साथ। अगला स्टेप, अगला स्टेप देखो क्या है। EIF4G जो था वो भी EIF4A को रिक्रूट करेगा। EIF4G रिक्रूट्स EIF4A। EIF4A क्या है? डेड बॉक्स हेलिकेस। डेड बॉक्स हेलिकेस। EIF4G has affinity for both PAPBC1 and EIF4E so that mRNA forms loop। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि EIF4G जो है ये एफिनिटी दिखाता है विथ योर PAPBC1 के साथ भी, और इसके साथ साथ ये EIF4E के साथ भी एफिनिटी दिखाएगा। तो ये दोनों को क्या करेगा? बाइंड कर सकता है। तो वो दो जब बाइंड करेगा तो वो ऐसा दिखेगा। EI4G इसके साथ भी बाइंड कर रहा है, EI4G EI4E के साथ भी बाइंड कर रहा है। तो इस तरीके का आपका mRNA का लूप बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज EI4G इज हैविंग एफिनिटी फॉर PAPBC1 के साथ भी और EI4E के साथ भी। ठीक है, एंड सो दैट योर mRNA विल फॉर्म लूप। इसके बाद में एक और इनिशिएशन फैक्टर जुड़ता है विच इज नोन एज EIF4B, जो कि यहाँ पे दिखाया है। इसका काम ये होता है कि आपका जो EI4A है विच इज डेड बॉक्स हेलिकेस, उसका खुद का एक्टिविटी जो है वो बहुत कम होता है, तो उसके एक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए EI4B होता है। EI4B जो है वो EI4A को स्टिम्युलेट करेगा टू एनहेंस इट्स हेलिकेस एक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पे आ जाते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद EI4A ने क्या किया? उसका हेलिकेस एक्टिविटी उसने दिखाना स्टार्ट किया, एंड इट विल मूव फॉरवर्ड बाय अनवाइंडिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर लाइक हेयरपिन एंड स्टेम लूप इन 5' UTR। तो हमने ये डिस्कस किया था कि देखो ये 5' UTR के पास अपना सीक्वेंस है हेयरपिन वाला या फिर स्टेम लूप वाला, तो इसको तोड़ना मुझे पड़ेगा, तब जाके मैं ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है EI4E EI4B EI4A EI4G, तो ये मैं उसको आगे कर सकता हूं, तब जाके ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका EI4A जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को तोड़ देगा। इसके वजह से आपका जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है इट विल बी मोर एक्सेसिबल टू राइबोसोम। ठीक है, क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है कि ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रहा है mRNA का, उसके पास में आपका राइबोसोम बाइंडिंग साइट है। ठीक है, बहुत नजदीक है। तो इसके वजह से जो है मुझे थोड़ा सा क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है ट्रांसलेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि देखो ए साइट के आसपास आपका RBS है, और अगर ये बाइंड कर भी गया आपके AUG स्टार्ट कोडॉन के साथ, तो आपका अगला जो कोडॉन है वो आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका RBS उसको इंटरफेयर कर रहा है।
ठीक है। और ट्रांसलेशन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी तक तो बड़ा सब यूनिट जो है 60s वाला वो भी नहीं आया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही जो इंटरफेयर करेगा उसको हम वो पूरे रास्ते को हम साफ करेंगे। तो साफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को पहले तोड़ना पड़ेगा। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर तोड़ने के लिए अपने पास है डेड बॉक्स हेलिकेस। इसका एक्टिविटी किसने एनहांस किया, EF4B ने। EF4A अभी आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते वो क्या करेगा, हेलिकेस एक्टिविटी से आपका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये हेयरपिन लूप लाइक या स्टेम लूप लाइक उसको वो क्या कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है। एंड ड्यू टू दिस द राइबोसोम विल बी नाउ एक्सेसिबल टू योर RBS साइट। EIF4 complex along with mRNA is recruited to E site of 40S। तो हाँ, ये तो आप देख ही सकते कि EIF4E है, EIF4A है, EIF4G है, EIF4B है। तो ये पूरा EIF4 वाला जो क्लास है वो कहाँ पे बाइंड कर रहा है, E साइट के पास। ठीक है। mRNA is threaded through the complex into the mRNA entry channel। और एंट्री चैनल तो अभी आपका ओपन हो चुका है, इसीलिए आप वो एंट्री चैनल के थ्रू mRNA को डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ये इस एंट्री चैनल के थ्रू आपका मैं ये डाल रहा हूं mRNA को। ठीक है। एंड mRNA loops out such that 3' end and 5' end of mRNA are physically in contact। हाँ, ये देखो 3' end है और ये 5' कैप है यहाँ पे। ठीक है। और ये 5' end और ये 3' एंड दोनों आपस में कांटेक्ट कर रहे हैं बाय फॉर्मिंग लूप। इनिशिएटर tRNA इज नॉट बाउंड येट टू योर स्टार्ट कोडन। राइबोसोम नीड्स टू फाइंड स्टार्ट कोडन एंड पोजीशन इट टू P साइट। ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर इनिशिएटर tRNA देखोगे तो मैंने यहाँ पे उसको टेढ़ा दिखाया हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी तक AUG स्टार्ट कोडन अगर आया ही नहीं है राइबोसोम के अंदर तो ये किसके साथ में बेस पेयरिंग करेगा। तो मुझे पहले AUG स्टार्ट कोडन को इसके पास लाना पड़ेगा, P साइट के पास, तब जाके आपका UAC वाला जो एंटी कोडन है ये AUG स्टार्ट कोडन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर पाएगा। ठीक है। तो मुझे तो पहले क्या ढूंढना है, अभी AUG स्टार्ट कोडन को ढूंढना है। ठीक है। एक नोट दिया हुआ है नीचे कि EIF4 initiation factors class is involved in mRNA binding and then they load mRNA on 43S pre-initiation complex। तो ये भी हमने देख लिया कि आपका जो EIF4E है ये 5' कैप के साथ बाइंड कर रहा है mRNA के, EIF4G है और EIF4A है ये भी इंटरेक्ट कर रहा है EIF4E के साथ। ठीक है। तो EIF4 वाला जो क्लास है इनिशिएशन फैक्टर का वो हम बोल सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है या इन्वॉल्व है इन mRNA बाइंडिंग एंड ऑल्सो टू लोड योर mRNA ऑन 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अभी आपका अगला स्टेप कौन सा होगा, 5' to 3' mRNA स्कैनिंग until and unless we get AUG start codon near your P site that is in the correct position within the ribosome। तो राइबोसोम स्कैनिंग वाला स्टेप चलेगा कौन से डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन में। ठीक है। तो अभी 5' to 3' डायरेक्शन मतलब ये जो AUG स्टार्ट कोडन है ये मुझे यहाँ पे लाना है। ठीक है। AUG स्टार्ट कोडन कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे। ठीक है। तो वो मैं ऐसा खींच रहा हूं, अगर ये मेरा 5' एंड है और ये मेरा 3' एंड है, ये मेरा 5' एंड है और नीचे मेरा 3' एंड है और AUG मेरा यहाँ पे है, तो मैं उसको ऐसा खींच रहा हूँ, ऐसा खींच रहा हूँ। ठीक है। तभी मेरा क्या जाएगा, AUG जो है ये लेफ्ट साइड पे आएगा। तो हुआ ये 5' to 3' स्कैनिंग। ठीक है। ऐसे करते करते AUG स्टार्ट कोडन जो है मेरा नियर P साइट आ जाएगा। ठीक है। राइबोसोम स्कैनिंग इन 5' to 3' डायरेक्शन अकर टू स्कैन फॉर AUG स्टार्ट कोडन ऑन mRNA। राइबोसोम स्कैनिंग प्रोसेस जो है ये बिना एनर्जी की नहीं चलती है क्योंकि इसको बहुत मतलब मेहनत करना पड़ता है। हालांकि ये डायग्राम में मैंने वो नहीं दिखाया, लेकिन इसको ये इतना इजी नहीं होता है, तो इसको भी यूटिलाइज करना पड़ता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ ATP। फिर आपका जो एंटी कोडन होगा इनिशिएटर tRNA का वो बेस पेयर करेगा कॉम्प्लीमेंटरीली विथ योर AUG स्टार्ट कोडन। AUG स्टार्ट कोडन का तो आपको ये पता चली गया होगा कि अगर ये 5' है यहाँ पे और ये 3' है mRNA का, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो एंटी कोडन होना चाहिए वो इसका यहाँ पे U होना चाहिए, उसके बाद A और उसके बाद C। तो ये 3' to 5' होना चाहिए आपका एंटी कोडन, तभी ये 5' to 3' AUG के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सकता है। ठीक है। और हमको ये भी पता है कि आपका जो
3 प्राइम एंड होता है, CCA एंड होता है टीआरएनए के ऊपर, विच इज योर अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। ठीक है, तो ये मैंने ठीक से स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस करूँ यहाँ पे 3 प्राइम एंड को, तो 3 प्राइम एंड के पास मेरा कौन सा आ रहा है, पहले U। ठीक है, तो ये मैंने सही दिखाया हुआ है। और क्या है इसके अंदर, हाँ, तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने सही AUG के साथ में बेस पेयरिंग किया हुआ है। अभी mRNA है यूकैरियोटिक, इसके अंदर तो बहुत सारे AUG स्टार्ट कोडन हो सकते हैं, इतने बड़े mRNA के अंदर बहुत सारे AUG स्टार्ट कोडन हो सकते हैं, सिर्फ एक ही तो नहीं होगा। तो कैसे मुझे पता चलेगा कि ये AUG स्टार्ट कोडन जो है ये सही वाला है? तो नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा है, मेनी AUGs कैन बी प्रेजेंट इन mRNA। Correct AUG is selected by specific sequence surrounding correct AUG codon, which is known as Kozak sequence। ये उसका सीक्वेंस होता है GCC-RCC। ठीक है, which interacts with EIF1 factor। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब मेरा, मान के चलो ये सही वाला AUG कोडॉन आ चुका है विद इन द राइबोसोम, तो सही वाला AUG कोडॉन जो होगा तो उसके आसपास मेरा एक सीक्वेंस होता है जिसको मैं बोलता हूं कोजैक सीक्वेंस। ये RBS ही आपका कोजैक सीक्वेंस होता है इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसीलिए इसको राइबोसोम बाइंडिंग साइट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो जो करेक्ट वाला AUG होगा उसी के पास में मेरा क्या होगा, कोजैक सीक्वेंस होगा, GCC-RCC वाला एट योर राइबोसोम बाइंडिंग साइट। और ये कोजैक सीक्वेंस के बाद ये कोजैक सीक्वेंस के साथ मेरा कौन सा इनिशिएशन फैक्टर इंटरेक्ट करेगा, EIF1। अभी ध्यान में एक बात रखना है कि EIF1 जो है ये प्रोटीन है और ये सीक्वेंस जो है ये न्यूक्लियोटाइड का है। तो क्या ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ये इंटरेक्ट कर रहा है, ये हाइड्रोजन कॉम्प्लीमेंट्री वाली बेस पेयरिंग नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ इंटरेक्ट कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और नोट मैंने लिखा है नीचे कि इंस्टेड ऑफ 18S rRNA कोजैक सीक्वेंस इंटरेक्ट्स विद EIF1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 18S rRNA भी दिखा रखा है, क्योंकि अगर ये 40S है तो इसके पास आपके कौन कौन से RNA होंगे, 18S rRNA इसके पास होगा। ठीक है, सिर्फ 18S rRNA ही इसके पास होता है, 40S स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के पास। तो 18S rRNA के जगह पे कोजैक सीक्वेंस मेरा इनिशिएशन फैक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। वेरएज इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 16S rRNA जो है वो बाइंड करता है कॉम्प्लीमेंटरीली विथ योर शाइन डलगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, फॉर mRNA बाइंडिंग एंड AUG पोजिशनिंग विद इन द राइबोसोम। तो वहां पे 18S rRNA बाइंड करता था विथ योर शाइन डलगार्नो सीक्वेंस इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। वेरएज इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स आपका 18S rRNA बाइंड नहीं करेगा, उसके जगह पे कौन बाइंड करेगा, EIF1 इनिशिएशन फैक्टर। ये आपका मेजर डिफरेंस माना जा सकता है। ठीक है, बिटवीन योर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। अभी देखो क्या हो रहा है, तो जब मेरा EIF1 इंटरेक्ट करेगा विथ माय कोजैक सीक्वेंस, तो फिर मुझे पता चलेगा कि भाई ये जो AUG स्टार्ट कोडॉन है ये सही वाला है या करेक्ट वाला है। ठीक है, तो ये अभी कंफर्म हो गया। इसके बाद में जैसे ही ये इंटरेक्शन चला तो इसकी वजह से कुछ कंफर्मेशनल चेंज आएगा किसके अंदर, 40S सब यूनिट के अंदर, जिसकी वजह से अभी mRNA एंट्री चैनल जो है ये हो जाएगा क्लोज्ड, क्योंकि काम ही हो चुका है अपना। ठीक है, तो mRNA एंट्री चैनल को क्लोज कर दो, क्योंकि अभी AUG स्टार्ट कोडॉन जो है ये सही जगह पे आ चुका है। तो mRNA एंट्री चैनल अभी हो गया क्लोज स्टेट में। इसी को हम क्या बोलेंगे, 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जब मेरा इनिशिएटर tRNA पी साइट पे AUG स्टार्ट कोडॉन के साथ अलाइंड होगा, जब मेरा कोजैक सीक्वेंस EIF1 के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा और ये mRNA एंट्री चैनल का क्लोज स्टेट बन जाएगा। ये सारे इवेंट्स को हम, और ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है इसको हम बोलेंगे 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स या फिर 48S IC। ठीक है, इसके बाद आपका EIF5 जो है
वो कॉज करता है EF2 बाउंड टू GTP को टू गेट हाइड्रोलाइज, क्योंकि सबसे पहले आपका EF5 क्या कर रहा था, EF1 के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा था और EF2 के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा था। अभी EF1 ने क्या किया, अपना काम दिखाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि ये GTPase प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा, EF2 बाउंड टू GTP जो था उसका हाइड्रोलिसिस करेगा और आपका EF2 बाउंड टू GTP विल नाउ गेट कन्वर्टेड इनटू EF2 बाउंड टू GDP, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, EF2 बाउंड टू GDP जो है उसका एफिनिटी जो होता है राइबोसोम के लिए, इसका जो राइबोसोम के लिए एफिनिटी होगा ये बहुत ही कम होगा, तो EF2 बाउंड टू GDP जो है ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा। इसके साथ साथ EF1 जो E साइट पे मौजूद था वो भी निकल जाएगा। EF3 बड़ा सा स्कैफोल्ड प्रोटीन वो भी निकल जाएगा। EF5 ये भी निकल जाएगा। EF4A जो आपका डेड बॉक्स हेलिकेज था और EF4B जो डेड बॉक्स हेलिकेज की एक्टिविटी एनहेंस कर रहा था वो भी निकल जाएगी। लेकिन अभी कौन मौजूद रहेगा, EF1A एट A साइट, EF4G विच इज बाउंड विथ योर पॉली A बाइंडिंग प्रोटीन, EF4E इज बाउंड विथ योर 5 प्राइम कैप, ये आपके सारे बाउंड रहेंगे, ठीक है। समझ में आया लॉजिक। अभी देखो अगला स्टेप, 60S कैन बाइंड टू 40S टू फॉर्म 80S as there is no EIF1 now to block E site। तो सेकंड स्लाइड में हमने डिस्कस किया हुआ था कि आपका जो EIF1 इनिशिएशन फैक्टर होता है वो जंक्शन बिटवीन P एंड E साइट पे बाइंड करता है और उसी की वजह से मेरा जो बड़ा सब यूनिट होता है 60S वाला वो बाइंड नहीं कर सकता है विथ माय 40S स्मॉल सब यूनिट टू फॉर्म 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम। लेकिन अभी अगर E साइड से EIF1 निकल चुका है तो अभी रास्ता खुला है, तो अभी मेरा बड़ा वाला जो सब यूनिट है 60S वो छोटे वाले सब यूनिट दैट इज 40S के साथ बाइंड करके 80S यूकैरियोटिक राइबोसोम बना सकता है, ठीक है। लेकिन 60S सब यूनिट बहुत बड़ा होता है, वो खुद से आ नहीं सकता, उसको बुलाया जाएगा। उसको बुलाने के लिए एक और इनिशिएशन फैक्टर है विच इज यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B, EIF5B, ये GTP के साथ बाइंड करता है और वैसे के वैसे ये 60S के साथ बाइंड करेगा और फिर ये 60S को वो बुलाएगा कहाँ पे, 40S के पास, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर दिया है ऊपर EIF5B bound to GTP interacts with EIF1A to correctly position 60S subunit। तो ये EIF5B bound to GTP जो आपका बड़ा वाला सबयूनिट लेके आया है वो इंटरेक्ट करेगा EIF1A के साथ, और जब मेरा ये इंटरेक्शन हो जाता है तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो 60S है वो सही तरीके से अभी आ चुका है, बराबर 40S के नीचे है और ये अभी जुड़ने के लिए रेडी है, ठीक है। 160S and 40S subunits properly positioned to form 80S, EIF5B बाउंड टू GTP का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा क्योंकि उसका काम कंप्लीट हो चुका है। उसका काम इतना ही था कि बड़े वाले सब यूनिट को छोटे वाले सब यूनिट के पास लेके आना, तो वो लेके आया, उसका काम हो गया। तो अभी EIF5B बाउंड टू GTP जो है इट विल गेट हाइड्रोलाइज एंड योर EIF5B बाउंड टू GTP विल गेट हाइड्रोलाइज इनटू EIF5B बाउंड टू GDP, ठीक है। EIF5B बाउंड टू GDP जो है उसका अगेन लो एफिनिटी होता है फॉर योर राइबोसोम, वो टाइटली बाइंड नहीं कर सकता, तो वो भी अभी आपका निकल जाएगा और उसके साथ इसको लेके जाएगा EIF1A को, क्योंकि वो किसके साथ बाइंड कर रहा था, EIF1A के साथ भी बाइंड कर रहा था। तो आपका EIF5B बाउंड टू GDP भी निकल गया और उसके साथ साथ EIF1A को भी लेके चले गया, ठीक है। तो अभी जो कॉम्प्लेक्स बना इसको हम बोलेंगे 80S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, दैट इज 80IC। अभी कौन कौन जुड़े हुए हैं mRNA के ऊपर, 5 प्राइम कैप पे EIF4E है, 3 प्राइम टेल पे PAPBC1 दैट इज पॉली A बाइंडिंग प्रोटीन है, उसके ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, EIF4G जुड़ा हुआ है और EIF4G किसके साथ में बाइंड कर रहा है या इंटरेक्ट कर रहा है, EIF4E के साथ, सो दैट योर mRNA विल स्टिल फॉर्म लूप, ठीक है। क्लियर है, तो बहुत ही इजी है ये, एक एक स्टेप जो है बहुत ही टाइम लगा है मुझे ये कंटेंट बनाने में, तो लगभग मेरा ये पूरा 10 दिन खा गया ये, तो मुझे सिर्फ
आपसे इतना हेल्प चाहिए कि आप मैक्सिमम लोगों तक अपना यूट्यूब चैनल पहुंचाओ, ताकि ऐसे ही शानदार लेक्चर जो है आपके लिए मैं लाता रहूंगा। ठीक है, तो सिर्फ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इलोंगेशन स्टेप के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप है योर यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1A, दैट इज EEF1A। ये जीटीपी के साथ में बाइंड करता है, और EEF1A बाउंड टू जीटीपी जो है ये अमीनो असाइल टीआरएनए के साथ में बाइंड करेगा और उसको लेके आएगा ए साइट के पास। ठीक है, तो ये ए साइट के साथ वो लेके आया अमीनो असाइल टीआरएनए को, और देखने को मिला कि ये EEF1A बाउंड टू जीटीपी जो है ये फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के साथ भी इंटरेक्ट करता है। तो 60S के पास मेरा फैक्टर बाइंडिंग सेंटर होता है, और अगर आपने मेरा ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि 50S लार्ज सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोट के अंदर भी मेरा फैक्टर बाइंडिंग सेंटर होता है, जिसको हम डॉकिंग साइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगेन EEF1A बाउंड टू जीटीपी विल बाइंड टू योर 3' एंड ऑफ अमीनो असाइल टीआरएनए, और उसको वो लेके आएगा ए साइट के पास, एंड इट इज बाइंडिंग इन सच अ वे दैट इट इज आल्सो गोइंग टू इंटरेक्ट विद फैक्टर बाइंडिंग सेंटर व्हिच इज प्रेजेंट नियर बाय ए साइट ऑफ 60S लार्ज सब यूनिट। EEF1A के दूसरे नाम है EEF1 अल्फा, या फिर इसको EF अल्फा भी दिया जाता है। तो ये अगर एग्जाम में आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों नाम एक ही। Correct base pairing between codon and anticodon also partly regulated by 18S rRNA of 40S subunit। तो अभी 40S के पास आपको पता है कि 18S rRNA है। मुझे कैसे पता चलेगा कि अमीनो असाइल टीआरएनए जो लाया गया है वो सही वाला है? तो दो चीज है पता करने के लिए। एक है ये जो आपका एंटीकोडॉन है GGA वाला, तो ये आपका 3' to 5' एंड होगा इसका एंटीकोडॉन का, और ऑब्वियस सी बात है कि ये 5' to 3' होगा mRNA कोडॉन का। अगर ये दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चली, ठीक है, GC और AU, तो ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दिखा रहे। तो जब मेरा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग चलता है तो मुझे ये भी देखने को मिलता है कि एक हुक्स्टीन बेस पेयरिंग देखने को मिलता है बिटवीन एडेनिन ऑफ 18S rRNA एंड कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग फॉर्मिंग ट्रिपल हेलिक्स बॉन्डिंग। तो ये चीज मुझे देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये चीज कब देखने को मिलेगी? जब मेरा करेक्ट कोडॉन और एंटीकोडॉन के बीच में बेस पेयरिंग चलेगी, तभी मेरा जो 18S rRNA होता है, जो यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसके पास अभी ये rRNA है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास भी आपका न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा। तो ये 18S rRNA का जो एडेनिन होगा वो इंटरेक्ट करेगा विथ योर कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग, और इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्रिपल हेलिक्स बॉन्डिंग। ठीक है, ट्रिपल हेलिक्स बॉन्डिंग तभी होगी जब मेरा करेक्ट कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग होगी। अगर करेक्ट कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग नहीं होगी तो मेरी ये ट्रिपल हेलिक्स बॉन्डिंग भी नहीं बनेगी। ठीक है, जब मेरी ट्रिपल हेलिक्स बॉन्डिंग बनती है तब कन्फर्मेशनल चेंज आता है राइबोसोम के अंदर, और फिर आपका जो EEF1A बाउंड टू जीटीपी है ये तभी मेरा फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा स्ट्रांगली। ठीक है, अगर ये करेक्ट एंटीकोडॉन कोडॉन बेस पेयरिंग नहीं हुई तो ये ट्रिपल हेलिक्स बॉन्डिंग भी नहीं होगा, फिर आपका कन्फर्मेशनल चेंज भी नहीं आएगा, और फिर आपका EEF1A बाउंड टू जीटीपी जो है वो भी स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा विथ योर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। और इनकरेक्ट कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग अगर हुई तो ये EEF1A बाउंड टू जीटीपी ये पूरा का पूरा अमीनो असाइल टीआरएनए जो है इनकरेक्ट वाला उसको लेके चले जाएगा। ठीक है, अगर करेक्ट एंटीकोडॉन कोडॉन बेस पेयरिंग हुई तो फिर मेरा जो 18S rRNA है उसके अंदर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होता है, वो ये कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग के साथ इंटरेक्ट करता है, देयरबाय फॉर्मिंग ट्रिपल हेलिक्स बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग अगर बनी तो कन्फर्मेशनल चेंज आता है राइबोसोम के अंदर। इसकी वजह से जो EEF1A बाउंड टू जीटीपी जो था वो स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर सकता है विथ योर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर।
फिर उसके बाद क्या होता है ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो ये स्ट्रांगली जब इंटरेक्ट करेगा विथ योर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, तो हमने प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर भी ये देखा था कि ये जो फैक्टर बाइंडिंग सेंटर होता है इसके पास कुछ एसआरएल लूप होगा इस तरीके का। ये एसआरएल लूप क्या करेगा, ये एक्टिवेट करता है जीटीपीएस एक्टिविटी को, किसके, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के। ध्यान रखना कि फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के पास खुद का जीटीपीएस एक्टिविटी भी होता है, ठीक है। जिसने अपना प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का लेक्चर देखा होगा तो उनको ये पता होगा। तो एसआरएल लूप जो है फैक्टर बाइंडिंग सेंटर का, ये एक्टिवेट करेगा जीटीपीएस एक्टिविटी किसके, फैक्टर बाइंडिंग सेंटर की। और फिर मेरा जो EEF1A बाउंड टू GTP जो था प्रीवियस स्लाइड में, उसको मैं हाइड्रोलाइज कर दूंगा इनटू EEF1A बाउंड टू GDP, ठीक है। और फिर मेरा जो EEF1A बाउंड टू GDP जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि वो भी लो एफिनिटी दिखाता है विथ योर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, एंड ऑल्सो ड्यू टू स्ट्रक्चरल रोटेशन ऑफ राइबोसोम ड्यू टू कन्फर्मेशनल चेंज ड्यू टू GTP हाइड्रोलिसिस। तो EEF1A बाउंड टू GDP जो है वो सिर्फ लो एफिनिटी की वजह से नहीं निकलता, दूसरा भी रीजन है उसका वहां से निकलने का, वो ये है कि जब मेरा GTP हाइड्रोलिसिस हो जाता है बाय योर SRL लूप, तो कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है इन राइबोसोम, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल रोटेशन होता है राइबोसोम का, और जिसकी वजह से मेरा EEF1A बाउंड टू GDP निकल जाएगा, ठीक है। और क्या है इसके अंदर, हाँ, तो अभी अगर मुझे नेक्स्ट साइकिल चलानी है किसकी, इलोंगेशन की, तो मुझे अभी वापस से EEF1A जो है इसके GDP को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, GTP के अंदर, तभी जाके ये नए वाले अमीनो एसिड tRNA के साथ बाइंड कर सकता है और तभी वो उसको लेके आएगा A साइट के पास, ठीक है। सो फॉर द नेक्स्ट साइकिल टू टेक प्लेस वी शुड कन्वर्ट EEF1A GDP टू EEF1A बाउंड टू GTP। तो उसको रीजनरेट करना पड़ेगा GTP को। ये रीजनरेट करने के लिए मेरे पास कुछ फैक्टर्स होगी इलोंगेशन वाले, EEF1B, ठीक है, और क्या क्या, EEF1G, और है मेरा EEF1D, तो BDG, EEF1B, EEF1D और EEF1G, ये तीनों क्या करते हैं, ये बाइंड करेंगे मेरे EEF1A के साथ, और इसका जो GDP होता है उसको कन्वर्ट करते हैं EEF1A बाउंड टू GTP के अंदर, ठीक है। तो भी ये EEF1A बाउंड टू GTP जो है ये एक्टिव हो जाएगा, और ये भी नेक्स्ट साइकिल जो है आपका इलोंगेशन का, या फिर नया अमीनो एसिड tRNA जो है उसके साथ में बाइंड कर सकता है और उसको लेके आएगा A साइट के पास, और आपका साइकिल होगा कंटिन्यू, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है तक, ओके। अभी होगा क्या कि जो अमीनो एसिड tRNA है एट A साइट, उसके पास भी कुछ अमीनो एसिड है, मान के चलो ये आपका है प्रोलीन, अच्छे से दिखाते थे, ये है आपका प्रोलीन, कंसिडर करके चलो कि ये है आपका प्रोलीन, और ये तो था आपका मिथ्योनिन, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दूर दूर है। जो आपका इनिशिएटर tRNA है एट P साइट, उसका डिस्टेंस कहाँ पे है, और अमीनो एसिड tRNA एट A साइट, उसका डिस्टेंस देखो कहाँ पे। लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशनल चेंज आता है अगेन राइबोसोम के अंदर, और उसकी वजह से देखो कैसे ये नजदीक आ जाते हैं दोनों, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं अकोमोडेशन स्टेप। इसके अंदर क्या होता है, tRNA एट A साइट एंड tRNA एट P साइट विल कम क्लोजर सो दैट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैन अकर, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन स्टेप।
किसकी वजह से होगा? कन्फर्मेशनल चेंज इन राइबोसोम। फिर ये पास आने के बाद बॉन्ड बन जाएगा, बना बॉन्ड, इसी को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स। तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। और आपका ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, ये भी हमको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड बनने के लिए देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। फिर यहाँ पे दिया है कि 28S rRNA ऑफ 60S। तो पहले तो 60S के अंदर कौन कौन से हो गए rRNA? एक होता है 28S rRNA, ठीक है, एक होता है 5.8S rRNA, और तीसरा होता है मेरा 5S rRNA। तो इसका जो 28S rRNA है, इसके पास क्या होता है? पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी। प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो बड़ा वाला सब यूनिट है, दैट इज 50S, उसका जो rRNA कंपोनेंट था, दैट इज 23S rRNA, उसके पास भी पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी थी। यहाँ पे यूकैरियोट के अंदर 28S rRNA के पास पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो इसी के वजह से अपना जो बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड, ये बन पाता है। और क्या है, समटाइम्स EF5 कैन बाइंड एट ई साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो कुछ मॉडल के हिसाब से ऐसा भी देखने को मिला कि देयर इज अनदर इलोंगेशन फैक्टर विच इज EEF5, ये ई साइड के साथ बाइंड करता है और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ मेमोराइज करना है ये पॉइंट। और मेन रोल क्या है EEF5 का? इट इज टू मेंटेन एफिशिएंसी एंड फिडेलिटी ऑफ राइबोसोम। इट हैज रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है, एज इट इज याद करके जाना है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर EEF5 के जगह पे सेम रोल परफॉर्म किया जाएगा बाय EFP, ठीक है। तो ये अगेन आपको ये जो 3 पॉइंट्स है, ये एज इट इज याद करके जाना है, ठीक है। और क्या होगा इसके बाद? फिर अभी जो इनिशिएटर टीआरएनए था पी साइड पे, उसके बाद जो मिथ्योनिन वाला अमीनो एसिड था, वो किसके ऊपर शिफ्ट हो गया? अभी इट हैज गॉट शिफ्टेड टू योर टीआरएनए विच इज प्रेजेंट एट ए साइड। तो ये यहां पे आप देख सकते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड के साथ आपका मिथ्योनिन भी आ गया, और ये था आपका प्रोलिन। एक और चीज पूछी जा सकती है अभी, सिंस दे आर आस्किंग नाउ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, तो ये भी पूछा जा सकता है कि सी टर्मिनल कौन सा होगा और एन टर्मिनल कौन सा होगा। तो भाई याद रखना कभी भी कि जो बाहर वाला होगा वो एन टर्मिनल होगा, और जो यहाँ पे होगा वो सी टर्मिनल होगा। तो बाहर जैसे जैसे आपका निकलते जाएगा, सबसे पहला जो अमीनो एसिड होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो एन टर्मिनल वाला बाहर की तरफ। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायग्रामेटिकली भी वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो पूरे चांसेस बनते हैं ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के। तो यहां पे हम देख सकते हैं, नाउ द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन इज कैरिड बाय योर टीआरएनए विच इज प्रेजेंट एट ए साइट, ठीक है। फिर अगला EEF2 बाउंड टू GTP, ये आएगा, ये बाइंड करेगा ए साइट पे। ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, नियर ए साइट पे इसने बाइंड किया, और ये भी इंटरेक्ट करता है विथ योर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। ये जो EEF2 है, इसका जो मेन रोल है ये है ट्रांसलोकेशन। तो जो हमने ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स में देखा था वो EFG था, यहाँ पे कौन है? EEF2, ठीक है। वहां पे EFG भी GTP यूज करता था, यहाँ पे भी EEF2 GTP यूज करेगा। लेकिन इसमें कुछ खास मॉडिफिकेशन है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन तो सभी को पता होगा कि जिसके अंदर सुमोइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, और क्या क्या होता है, यूबिक्विटिलेशन। तो ये सब आपके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। लेकिन एक और मॉडिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डिप्थामाइड। क्या बोलेंगे? डिप्थामाइड। ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ये फैक्टर के पास देखने को मिलता है। दिस इज नथिंग बट हिस्टिडीन मॉडिफिकेशन, ठीक है। और ये मॉडिफिकेशन का काम क्या होता है वो भी हम समझेंगे। EEF2 बाउंड टू GTP बाइंड्स सच दैट डिप्थामाइड मॉडिफिकेशन इज क्लोज टू कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग रीजन। तो ये जो पर्टिकुलरली कोडॉन एंटीकोडॉन वाला जो बेस पेयरिंग चल रहा है बिटवीन GGA एंड CCU, इसके आसपास मेरा जो डिप्थामाइड मॉडिफिकेशन होगा वो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। फिर डिप्थामाइड is required to break 18S interaction with mRNA and tRNA at A site। तो भाई ये जो मेरा इंटरेक्शन चल रहा था, ये वाला ट्रिपल हेलिक्स बॉन्डिंग जो बना रहा था मेरा 18S rRNA with your कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग, इसको भी टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई करेक्ट कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग हो चुकी है, तो भी ये कब तक आप इसको इंटरेक्ट करते रहोगे?
और अगर मैं इंटरेक्ट करते रहूंगा तो फिर मैं नेक्स्ट रीजन या नेक्स्ट कोडॉन जो है वो मूव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन को तोड़ना पड़ेगा, तभी मैं आगे जा पाऊंगा और मेरा नया वाला कोडॉन आएगा इस साइड में। तो ये इंटरेक्शन को टूटना चाहिए, तो डिप्टामाइड ने वो इंटरेक्शन को तोड़ा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18S RNA का इंटरेक्शन अभी टूट चुका है। ठीक है, अभी EF2 बाउंड टू GTP जो है वो हाइड्रोलाइज किया जाएगा इनटू EEF2 बाउंड टू GDP, और जो एनर्जी डिराइव्ड होती है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर हाइड्रोलिसिस इज यूज्ड बाय द राइबोसोम टू मूव वन कोडॉन फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू एक्सपोज न्यू कोडॉन एट ए साइट। और आपका जो मूवमेंट चलता है राइबोसोम का, इट इज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले पी साइट पे AUG कोडॉन था, फिर उसके बाद में CCU था। अभी अगर मैं एक कदम आगे बढ़ूं और मान के चलो ये NNN कोई भी मेरा न्यूक्लियोटाइड है, अगर मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरा 5 प्राइम है यहाँ पे और फिर 3 प्राइम कहीं पे यहाँ पे है, तो मैं अगर एक कदम आगे बढ़ रहा हूं तो फिर मेरा AUG स्टार्ट कोडॉन अभी चले जाएगा E साइड पे, CCU वाला आ जाएगा P साइड पे, NNN वाला आ जाएगा A साइड पे। ठीक है, यहाँ पे देखो AUG गया E साइड पे, CCU गया P साइड पे, और नया वाला जो कोडॉन है NNN वाला वो A साइड पे आ चुका है। सो दैट योर न्यू कोडॉन हैज बीन एक्सपोज्ड एट योर A साइट ऑफ राइबोसोम। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ ट्रांसलोकेशन। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका EEF2 बाउंड टू GDP जो था ये भी निकल जाएगा, क्योंकि उसका एफिनिटी लो होता है फॉर योर राइबोसोम, सो दैट इट विल बी रिलीज्ड। निकल गया। अभी P साइट पे आपका ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन लिए हुए आपका tRNA आया हुआ है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऐसा tRNA जिसके पास कोई अमीनो एसिड नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं अनचार्ज tRNA। और ऐसा tRNA जिसके पास ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टिडिल tRNA। ठीक है, और ये इसके नाम भी वैसे ही पड़े हैं। E साइट को हम बोलते हैं एग्जिट साइट, P साइट को हम बोलेंगे पेप्टिडिल tRNA साइट, A साइट को हम बोलेंगे अमीनो एसिड tRNA बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन वाला है पेप्टिडिल tRNA वो P साइट पे ही होता है, और उसको P साइट पे ही होना चाहिए, क्योंकि हमने ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में देखा था कि जो P साइट होता है उसके पास tRNA सॉरी आपका पेप्टाइड एग्जिट चैनल होता है। तो ये जो है पेप्टाइड एग्जिट चैनल प्रेजेंट होता है P साइट के पास, पेप्टाइड एग्जिट चैनल। ठीक है, जो A और P साइट के A और E साइट के पास नहीं होता है। तो यहाँ पे तो हमने दो ही अमीनो एसिड की बात की, लेकिन मान के चलो यहाँ पे अगर मैं जोड़ते जाऊं तो ये तो P साइट का तो खत्म हो गया। ठीक है, तो खत्म होने के बाद तो फिर ये तो नए वाले अमीनो एसिड्स जोड़ने के लिए तो जगह ही नहीं है। लेकिन देखने को मिलता है कि P साइट जो होता है उसके पास पेप्टिडिल एग्जिट चैनल होता है, तो वो इस तरीके से जब आप देखोगे डायग्राम्स गूगल सर्च पे, तो इस तरीके से राइबोसोम के बाहर आपको अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ P साइट के पास पेप्टाइड एग्जिट चैनल होता है। तो ये डिफिकल्टी ना आए इसीलिए हम A साइट का जो tRNA होता है उसको हम P साइट पे ढकलते हैं। ठीक है, वरना A साइट पे तो पेप्टाइड एग्जिट चैनल नहीं है, तो फिर वो तो वहां पे अटक जाएगा आपका चेन। ठीक है, तो ये आपको समझना है इसके अंदर। और क्या इसके अंदर, हाँ, फिर दिया है tRNA which was present at A site moves to P site and now A site encounters a new codon and the cycle continues। तो हाँ, हमने देखा कि जो A साइट वाला था वो P साइट पे मूव हो चुका है, P साइट वाला E साइट पे चले गया, और नया वाला जो है वो A साइट पे आ चुका है। ठीक है, और ये साइकिल कंटिन्यू की जाएगी। फिर इसका अगला स्टेप कौन सा होगा आपको भी पता है, EEF1A बाउंड टू GTP जो है ये अगला वाला अमीनो एसिड tRNA के साथ बाइंड करेगा और उसको लेके आएगा, तो साइकिल विल कंटिन्यू। क्लियर है? तो बहुत ही इजी है ये। फिर है आपका टर्मिनेशन स्टेप।
इसमें देखो क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा इससे मतलब बहुत ही ज्यादा अलग है एज कम्पेयर टू योर प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, लेकिन इजी कर रखा है मैंने आपको, तो कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। ERF1 ये आपका रिलीज फैक्टर है, ये रिकॉग्नाइज करता है सारे स्टॉप कोडॉन को, चाहे वो UAA हो, UAG हो, UGA हो, ये सारे स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर सकता है बाय इट्स एंड डोमेन। इसके पास 3 डोमेन होते हैं ERF1 के पास, N, C एंड M। ठीक है, जो N वाला डोमेन होता है, यही N वाले डोमेन के वजह से वो ये इसके साथ स्टॉप कोडॉन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसका जो C डोमेन होता है उसके साथ मेरा ERF3 रिलीज फैक्टर बाइंड करता है। जो M डोमेन होता है इसके पास मेरा GGF मोटिफ होगा, सॉरी GGQ मोटिफ होगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिलीज और क्लीवेज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका नाम N टर्मिनल इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका NH2 मतलब N टर्मिनल N जो है यहाँ पे होता है प्रोटीन का, और COOH वाला जो ग्रुप होता है या C टर्मिनल N जो होगा वो C डोमेन के पास होगा। ठीक है, समझ में आया लॉजिक? तो ERF1 के पास 3 डोमेन है, C, N, M, और यहां से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और ये रिलेटेड भी है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ERF1 सारे के सारे कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, चाहे वो UAA हो, UAG हो या UG है, बाय इट्स एंड डोमेन। ठीक है, इसके बाद में मेरा ERF3 आता है। ERF3 इज ऑल्सो GTPase, वो स्टिमुलेट करता है पेप्टाइड चेन रिलीज को बाय ERF1। तो ERF3 बाउंड टू GTP जो है वो सिर्फ मदद करता है ERF1 की टू रिलीज पॉलीपेप्टाइड चेन। और क्या दिया है कि ERF3 ऑल्सो हेल्प टू पोजीशन ERF1 एट पेप्टिडिल ट्रांसफरेस रिएक्शन सेंटर एट पी साइट। तो ये इसके रोल आपको याद रखने। ERF3 बाउंड टू GTP बाइंड्स एट C डोमेन ऑफ ERF1। तो ERF3 बाउंड टू GTP जो है ये बाइंड करेगा एट C डोमेन ऑफ ERF1। तो आप देख सकते हैं कि ERF3 बाउंड टू GTP C डोमेन के साथ बाइंड कर रहा है ERF1 के। ERF1 के पास M डोमेन होता है, उसके पास कौन सा डोमेन होगा? M डोमेन। M डोमेन के पास GGQ मोटिफ होगा, ये क्ल्यू करता है पॉलीपेप्टाइड चेन को, पॉलीपेप्टाइड चेन उसने क्ल्यू कर दिया। ERF3 बाउंड टू GTP विल इंटरेक्ट विद फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। अभी जो आपका ERF3 है बाउंड टू GTP, इट विल इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद फैक्टर बाइंडिंग सेंटर। फिर उसके बाद वही कहानी रिपीट, फिर SRL लूप होता है फैक्टर बाइंडिंग सेंटर के पास। SRL लूप क्या करता है? आपके फैक्टर बाइंडिंग सेंटर की जो GTPase एक्टिविटी है उसको वो एक्टिवेट कर देगा। फिर ERF3 बाउंड टू GTP जो है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इनटू ERF3 बाउंड टू GDP। ठीक है, और ERF3 बाउंड टू GDP जो है वो रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? तक तो ERF3 बाउंड टू GDP जो है उसका एफिनिटी कम है फॉर योर फैक्टर बाइंडिंग सेंटर, और वो आपका रिलीज हो जाएगा। Whereas ERF1 is still bound at A site, ये आपको ध्यान में रखना है। ERF1 जो है, ERF1 वो आपके A साइट पे बाउंड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ERF1 को कुछ हुआ नहीं है अभी तक, ERF1 वैसा का वैसा बाइंड है। उसका भी रीजन है, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर एक नया प्रोटीन आएगा जिसको हम बोलेंगे ABCE1 या फिर RLI1, ये रिक्रूट किए जाएंगे। एंड उनका जो हिंज एलिमेंट होगा, ये हिंज एलिमेंट है RLI1 का या फिर ABCE1 का, ये हिंज एलिमेंट इन्होंने लेबल कर रखा है। ठीक है, इसका जो हिंज एलिमेंट है ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ? मेरे C डोमेन के साथ। किसका C डोमेन? ERF1 का। तो ERF1 के C डोमेन के साथ मेरा हिंज एलिमेंट इंटरेक्ट करेगा, और हिंज एलिमेंट जो है मेरा बाइंड करता है एट जंक्शन बिटवीन 40 एंड 60S ऑफ राइबोसोम। तो ये देखो, ये 60S का जंक्शन और ये 40S के जंक्शन पे आपका जो हिंज एलिमेंट है ये बाइंड कर रहा है। ठीक है, ओके। और अभी जो स्टेट है ABCE1 और RLI1 का, वो है ओपन स्टेट। क्लियर है? तो वो है ओपन स्टेट।
अभी होता यह है कि दो एटीपीज के मॉलिक्यूल जो है ये आते हैं और ABCE1 के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं एट इट्स एटीपी बाइंडिंग साइट। तो दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स आए, यहाँ पे उन्होंने दिखा रखा है पर्पल कलर से, ठीक है। तो ये दो एटीपीज के मॉलिक्यूल जो है ये आए और बाइंड किए ABCE1 के साथ। इसके वजह से अभी जो कॉम्प्लेक्स है ABCE1 वाला या फिर RLI1 का वो क्लोज स्टेट में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ERF1 एटीपी हाइड्रोलिसिस को ट्रिगर करता है, किसके? ABCE1 के या फिर RLI1 के। और फिर जो एनर्जी मेरी लिबरेट हुई होगी आफ्टर ब्रेकेज ऑफ योर फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड ड्यूरिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस, तो वो एनर्जी को हम यूज करेंगे टू स्प्लिट 80S राइबोसोम इनटू 60S एंड 40S। क्योंकि ये देखो बराबर हिंज एलिमेंट जंक्शन पे था 60S और 40S के, ये 60S का जंक्शन, ये 40S का जंक्शन। वो एनर्जी को उसने इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, एनर्जी यूज करते हुए उसने क्या किया, 80S को स्प्लिट कर दिया इनटू 60S एंड 40S सब यूनिट्स। और अभी ये 40S सब यूनिट इज स्टिल अटैच्ड विथ योर mRNA एंड अनचार्ज्ड tRNA एट P साइट एंड E साइट। तो अभी राइबोसोम्स तो अलग हो चुके हैं, लेकिन मेरा 40S जो है वो स्टिल बाउंड है विथ माय राइबोसोम विथ माय mRNA एंड अनचार्ज्ड tRNA प्रेजेंट एट P साइट एंड E साइट। और ERF1 तो रिलीज हो जाएगा जब ये एटीपी हाइड्रोलिसिस कराएगा ABCE1 का, तो ABCE1 भी रिलीज हो जाएगा और मेरा ERF1 भी फाइनली रिलीज हो जाएगा और मेरे दो सब यूनिट्स भी अलग अलग हो जाएंगे। अभी मेन थिंग है कि कैसे हम ये mRNA को और ये अनचार्ज्ड tRNA दैट इज P साइट और E साइट को रिलीज करें, ये अभी देखना है। अभी E साइट एग्जिट साइट है, तो E साइट से मेरा जो अनचार्ज्ड tRNA था विच वॉज गेटिंग बाउंड विथ योर दिस AUG स्टार्ट कोडॉन, वो मेरा निकल जाएगा ऑटोमेटिकली फ्रॉम E साइट। अभी मेरे पास एक अनचार्ज्ड tRNA बचा हुआ है विच इज देयर इन P साइट, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा वो भी हम देखते हैं। फिर कुछ फैक्टर्स है इनिशियल वाले, जैसे कि EIF1 एंड EIF1A ये बाइंड करता है विथ A एंड P साइट ऑफ 40S रिस्पेक्टिवली। तो EIF1 पहले जैसे आपके बाइंडिंग करेगा बिटवीन जंक्शन ऑफ P एंड E साइट, और EIF1A जो है ये बाइंड करेगा एट A साइट ऑफ 40S स्मॉल सब यूनिट। फिर उसके बाद में मेरा स्कैफोल्ड प्रोटीन भी आएगा EIF3, बहुत बड़ा स्कैफोल्डिंग प्रोटीन है ये जब तीनों मिलके बाइंड करेंगे तो जो P साइड पे अनचार्ज tRNA है उसको लात मार के निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस विल किक आउट अनचार्ज tRNA फ्रॉम P साइड, ठीक है। प्रोकैरियोट के अंदर हम क्या पढ़ते थे कि EFG आता था और RRF आता था, दोनों मिलके काम करते थे, तब जाके मेरा जो P साइड वाला अनचार्ज tRNA था उसको मैं E साइड पे ढकलता था और E साइड से फिर वो चला जाता था बाहर। लेकिन यहाँ पे आपका वैसा नहीं होगा, यहाँ पे EIF1 will bind between junction of P and E site, EIF1A will bind at E site, EIF3 जो है स्कैफोल्ड प्रोटीन ये सब के साथ इंटरेक्ट करेगा इनिशिएशन फैक्टर के साथ, और फिर इसके वजह से ये इंटरेक्शंस की वजह से मेरा P साइट पे जो अनचार्ज tRNA है उसको निकाल दिया जाएगा फोर्सफुली, ठीक है। तो कुछ नोट्स में दे रखे हैं मैंने पॉइंट्स। RLI1 और ABCE1 हेल्प्स इन राइबोसोम रिसाइक्लिंग इन यूकैरियोट्स। इसमें यूकैरियोटिक राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो सिर्फ मदद करता है, वो एक्चुअल राइबोसोम रिसाइक्लिंग नहीं करेगा, जैसे कि वो प्रोकैरियोट में करता था। RRF राइबोसोम रिसाइक्लिंग के लिए सेपरेट RRF था, लेकिन यहाँ पे ERRF होता जरूर है लेकिन वो सिर्फ मदद करेगा। मेन काम कौन करेगा? RLI1 या फिर ABCE1। तो ये अभी आपको याद आ रहा होगा कि कैसे उसका हिंज एलिमेंट
आपका ATS को स्प्लिट करता है इनटू 60S एंड 40S बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम एनर्जी ATP हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देयर इज आल्सो अनदर पाथवे टू रिलीज अनचार्ज tRNA फ्रॉम पी साइट। तो अभी बहुत सारे साइंटिस्ट को ये पार्ट जो है हजम नहीं हुआ था कि मेरा EIF1 आता है, EIF1A आता है, EIF3 आता है और मैं धक्के मार के बाहर निकल रहा हूँ अनचार्ज tRNA एट पी साइट को, तो वो उनको हजम नहीं हुआ। तो उन्होंने कुछ प्रोटीन भी ढूंढ निकाला था कि इन सर्टेन केसेस देयर इज अनदर प्रोटीन या फैक्टर दैट इज EIF2D विच इज आल्सो नोन एज लाइगेटिन। ये बाइंड करता है पी साइट पे ऑफ 40S सब यूनिट और वो डीस्टेबिलाइज करेगा कोडॉन एंटी कोडॉन पेयरिंग को एंड कैन रिलीज अनचार्ज tRNA एज वेल एज mRNA। ठीक है, समझ में आपको लॉजिक? तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी कोडॉन एंटी कोडॉन की बेस पेयरिंग चल रही थी इसको डिस्टेबिलाइज किया जाएगा। तो EIF2D ये फैक्टर आएगा। ठीक है, EIF2D फैक्टर आएगा, इसको हम बोलेंगे लाइगेटिन, इसको लाइगेटिन भी बोला जाता है। तो ये क्या करेगा, ये जो कोडॉन एंटी कोडॉन की जो बेस पेयरिंग है उनको डिस्टेबिलाइज कर देगा। डिस्टेबिलाइज हो जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है पकड़ के रखने वाला कोई नहीं है, बॉन्ड ही नहीं है, तो फिर वो निकल जाएगा आपका पी साइड से अनचार्ज tRNA। ठीक है, तो ये भी देखने को मिला है। तो यहां से भी अगर क्वेश्चन आया इन डेप्थ वाला तो आपसे वो बन जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जेटिक्स ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। तो यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में जो हमने देखा था ये भी सेम टू सेम वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे कुछ स्टेप्स एडिशनल है टर्मिनेशन के अंदर, वो भी हम देखेंगे। तो मान के चलो मुझे 3 अमीनो एसिड वाला प्रोटीन बनना है। ठीक है, तो वो आपको कितना भी दे सकते हैं एग्जाम के लिए, 10, 12, 15। ठीक है, लॉजिक ये रहेगा, तो आराम से इसको देखना। ठीक है, तो एक स्टेप चलता है कि हमने बात किया था कि इनिशिएटर tRNA आता है। अभी इनिशिएटर tRNA के ऊपर खुद कौन होता है यूकैरियोट के अंदर, मिथियोनिन। तो मिथियोनिन अमीनो एसिड जुड़ता कैसे है tRNA के साथ, वो हम tRNA चार्जिंग के अंदर समझते। एक अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए 2 ATPs खर्च करने पड़ते हैं। तो अगर मैं मिथियोनिन को जोड़ रहा हूं विथ योर tRNA तो वो जोड़ने के लिए मेरे कितने ATPs यूज हुए, 2। तो tRNA चार्जिंग के लिए 2 ATP यूज हुए मेनली। अगर मैं ये मिथियोनिन वाला इनिशिएटर tRNA लूं तो मेरे 2 ATP इसमें गए। फिर मेरे बच्चे 3 में से 2 अमीनो एसिड्स और, तो हर एक के लिए 2-2 ATPs लगेंगे। तो 2 के लिए कितने लगेंगे, 4। तो मेरे टोटल ATPs कितने गए tRNA चार्जिंग के अंदर, 6। अभी इनिशिएशन स्टेप तो एक ही बार चलेगा, ये तो एक ही बार होगा ना। तो EIF2 जो है ये इनिशिएटर tRNA मेट tRNA को पी साइट पे लेके आएगा, तो ये तो एक ही बार होगा। तो एक ही बार मेरा GTP का हाइड्रोलिसिस होगा, पूरे इंटर ट्रांसलेशन में एक ही बार इनिशिएशन चलेगा। उसके बाद में इलोंगेशन में एक GTP जो है ये यूज करता है कौन, EEF1A। यही तो अमीनो एसिड tRNA को लेके आता है कहाँ पे, ए साइड पे, और इसको भी GTP की यूज जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं 3 अमीनो एसिड की बात करूं उसमें से एक का हिस्सा तो हो गया इनिशिएशन के अंदर, तो अभी 2 बचे हैं। तो 2 बचे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 बार काम करेगा, EEF1A 2 बार काम करेगा। एक बार वो एक अमीनो एसिड tRNA को लेके आएगा ए साइड पे, दूसरी बार वो दूसरा अमीनो एसिड tRNA को लेके आएगा ए साइड पे, तो ये 2 बार काम कर रहा है। तो मेरे GTPs टोटल कितने हो गए इसके पास, 2। फिर इसके बाद एक GTP कौन यूज करता है, EEF2, जो कि आपका ट्रांसलोकेशन कॉज करवाता है। तो अगर इसको और 2 अमीनो एसिड्स का ट्रांसलोकेशन करना है तो ये भी 2 बार काम करेगा। तो टोटल ATPs कितने लगे इलोंगेशन के अंदर, 2 + 2 इट इज 4। अभी टर्मिनेशन देखो, टर्मिनेशन भी एक ही बार होगा सबसे लास्ट में। ठीक है, चाहे वो 150 अमीनो एसिड का प्रोटीन क्यों ना बना लो, इनिशिएशन तो एक ही बार होगा और टर्मिनेशन भी एक बार होगा। टर्मिनेशन में फिर आपका ERF3 है, ERF3 एक GTP का हाइड्रोलिसिस करता है। इसके बाद जो RLI1 या ABCE1 है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ ATS इंटू 60S एंड 40S। तो कितने ATPs यूज करता है ये तो 2 ATPs यूज करेगा राइबोसोम रिसाइक्लिंग के लिए। हमने देखा ABCE1 के साथ 2 ATPs बाइंड करते हैं। फिर मेरे टोटल ATPs अगर मैं काउंट करूं तो कितने हो जाएंगे, 6 फ्रॉम tRNA चार्जिंग, 1 फ्रॉम योर इनिशिएशन स्टेप, 4 फ्रॉम योर इलोंगेशन स्टेप एंड 3 फ्रॉम योर टर्मिनेशन स्टेप। तो हो जाएगा 14 ATP। ठीक है,
ये सेम टू सेम कैलकुलेशन, सिर्फ फैक्टर्स के नेम अलग है। और प्रोकैरियोट के अंदर अगर मुझे निकालना है तो मैं ये वाला जो स्टेप होता है RLI वाला वो माइनस कर देता हूं। तो ये 2 ATPs में माइनस कर दूंगा तो 14 - 2 12 ATPs। तो अगर प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात चली और उसमें अगर क्वेश्चन आया कि 3 अमीनो एसिड का प्रोटीन बनाने के लिए मुझे कितने ATPs खर्च करने पड़ेंगे, तो प्रोकैरियोट में आंसर होगा 12 और यहाँ पे आंसर होगा 14। यहाँ पे 2 ATPs क्यों ऐड हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि RLI और ABC1 जो है ये 2 ATP के साथ एडिशनली बाइंड करता है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहां से आ सकता है। एक ट्रिक भी है, ATPs for tRNA चार्जिंग इज कैलकुलेटेड पर अमीनो एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखोगे कि भाई अमीनो एसिड कितने दे रखे हैं, मतलब एक प्रोटीन है उसमें कितने अमीनो एसिड दे रखे, वो मैं देखूंगा। तो यहाँ पे कितना है? 3। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हमको पता है कि 3 अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड के लिए मुझे 2 ATP खर्च करने पड़ते हैं। तो 3 अमीनो एसिड के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना विथ 3, तो 6 मेरा आंसर आ जाएगा, 6 ATP इन tRNA चार्जिंग। उसके बाद इनिशिएशन स्टेप तो भाई सिर्फ एक बार होगा, पूरे एंटायर ट्रांसलेशन के अंदर इनिशिएशन एक ही बार चलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि GTP is used by EF2 is calculated per polypeptide chain। तो पॉलीपेप्टाइड चेन कब बनेगा मेरा पूरा वाला? जब मेरा पूरा ट्रांसलेशन खत्म होगा, तो ये एक ही बार चलेगा मेरा ट्रांसलेशन। तो ये EF2 जो है एक GTP यूज करेगा। GTP is used by EF1A and EEF2 in elongation step is calculated per peptide bond। अभी हमको ये पता है कि अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मेरे 3 है, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने बनेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है N-1। ठीक है, वेयर N इज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो यहाँ पे अगर n का नंबर 3 है तो 3 - 1, तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेगी। और ये तो कॉमन सेंस से भी आप निकल सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये 1 2 3, ये 3 अमीनो एसिड्स है, तो 3 के बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे? 2। तो सिर्फ N-1 कर लेना। लेकिन ये सिर्फ लीनियर प्रोटीन के लिए यूज होगा। अगर बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन आया और पूछा आपको कि भाई फिर बताओ कि सर्कुलर प्रोटीन के अंदर, चलो ये कुछ ज्यादा ही बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, अगर 3 इस तरीके के 3 आपके अमीनो एसिड से और ये सर्कुलर प्रोटीन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड भी 3 हो गए। तो ये सर्कुलर प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो जितने अमीनो एसिड हो गए उतने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे इन द केस ऑफ सर्कुलर प्रोटीन। ठीक है, लेकिन वो इतना भी इन डेप्थ आपको नहीं पूछेंगे। ठीक है, वो पूछेंगे आपको लीनियर प्रोटीन के बारे में। तो लीनियर प्रोटीन के बारे में अगर पूछा तो N-1 आपको फॉर्मूला लगा देना है फॉर नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा इलोंगेशन स्टेप में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, एनर्जेटिक्स। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है नंबर क्या दिया है अमीनो एसिड का। यहाँ पे 3 दिया है। मैं क्या करूंगा, सीधा पेपर पे लिखूंगा N-1। आंसर क्या निकला? 2। तो मैं ये मानूंगा कि आपका जो EEF1A है ये 2 बार काम करेगा और EEF2 है ये भी 2 बार काम करेगा। बस एक बार काम करने के लिए 1 GTP लगता है उसको, तो 2 बार काम करने के लिए 2 GTP लगेगा। वैसे ही EEF2 को एक बार काम करने के लिए 1 GTP लगता है, तो 2 बार काम करने के लिए 2 GTP लगेगा। उसके हिसाब से लिखना है। टर्मिनेशन में तो ये फिक्स रहेगा। अगर यूकैरियोटिक की बात चली तो एक तो भैया GTP जाएगा ही जाएगा, ERF3 लेगा, और 2 ATP जो है वो RLI1 या ABC1 लेंगे। ठीक है, तो अगेन आपका RLI1 या ABC1 जो है ड्यूरिंग टर्मिनेशन, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं पर पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब पूरे ट्रांसलेशन साइकिल में सिर्फ एक बार आपका इनिशिएशन होगा, दैट इज पर पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड एक बार टर्मिनेशन होगा, दैट इज पर पॉलीपेप्टाइड चेन। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके मैंने 3 ट्रांसलेशन के प्रोसेस चलाए। एक के लिए मैंने फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए किया, दूसरे के लिए मैंने दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए किया, तीसरे के लिए मैंने तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए
ट्रांसलेशन चलाया और फिर पूछेगी कि बताओ फिर कंबाइंड एटीपीस कितने लगे, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो अगर एक प्रोसेस का मुझे पता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, दोनों के और काउंट कर लूंगा और उनको ऐड कर दूंगा तीनों के, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो कई कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एनर्जेटिक्स जो है आपका अभी क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा यहाँ से, जिन्होंने मेरा लेक्चर देखे हुए, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर भी है अपने इतने बढ़िया कंटेंट देने के बावजूद, ठीक है। तो आपका सिर्फ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लो, और अपना जो यूट्यूब चैनल है सबसे ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ। और अगर लेक्चर पसंद आए तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं अगर मोटिवेट रहूंगा तो इससे भी बढ़िया कंटेंट जो है आपको मैं दूंगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। आप चाहे कोई भी टाइप का क्वेश्चन उठा के देख लो, पीवाईक्यू का, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर सिर्फ आपका इनिबिटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन रह गया है, तो वो तो हम जब डीएनए रेप्लिकेशन खत्म करेंगे उसके बाद ही हम वो इनिबिटर वाला पार्ट जो है वो खत्म करेंगे एक साथ, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।